अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। इन परसेंटेज में ज़कात, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कमीशन और डिस्काउंट आ जाता है। पहला टॉपिक है जी हमारे पास ज़कात। जैसे कि आप लोगों को पता है, ज़कात हर साबे इस्तिताअत मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है साल में एक दफ़ा, और इसका रेट जो है वो फ़िक्स है। जितनी आपके पास दौलत है उसका 2.5% आपको ज़कात देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल है, कहते हैं कि एक अमाउंट है जो 30,000 रुपये का, ठीक है, वो ज़ाहद के पास है, तो वो कितनी ज़कात पे करेगा? तो वो इस अमाउंट का 2.5% पे करेगा। ठीक है जी। तो 2.5% ऑफ दिस अमाउंट। तो आप लोगों को पता है, जिस तरह से आपने क्वेश्चंस किए हैं, ये जो परसेंटेज साथ में लिखा होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई 1/100, और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई और साथ में 30,000। तो आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लेना है। दूसरी साइड पे है कि अगर आयशा पे करती है 5,000 रुपये ज़कात, तो उसकी सैलरी कितनी होगी और उसकी दौलत कितनी है? तो देखें, वो जो 5,000 है उसकी कुल दौलत का 2.5% ही बनेगा ना। ज़कात तो 2.5% होती है। ठीक है। तो दौलत को हमें नहीं पता, दौलत का इल्म नहीं है, तो आप लोग दौलत को एक्स यानी कि वेल्थ जो है उसकी वो एक्स लेट कर लेंगे। तो अब उस एक्स का जो 2.5% होगा वो 5,000 होगा। तो वहाँ से आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उसकी वेल्थ आ जाएगी 2 लाख। दूसरा जी इनकम टैक्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है, ये आपकी इनकम पे लगता है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। अब इसकी एग्जांपल देखें जी। कहती है अदनान जो है वो पे करता है 800 रुपये एज़ इनकम टैक्स। ठीक है जी। वो 800 रुपये पे करता है इनकम टैक्स, और रेट कितना है इनकम टैक्स का? 25%। अब अगर उसका जो 60,000 अमाउंट है वो टैक्स फ्री है, यानी एग्जेम्प्टेड ऑफ टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लगता, तो उसकी टोटल सैलरी क्या होगी? अब देखें जी, एक अमाउंट वो होगा जिस पे उसका टैक्स लगता है और उसने टैक्स दिया है 25%, 800 रुपये दिया है, और एक अमाउंट ये है, तो दोनों अमाउंट्स को मिला के उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है। अब ये 800 रुपये जो है वो 25% है किसका? उस अमाउंट का जो हमें नहीं मालूम, तो उस अमाउंट को हम एक्स कह लेंगे। और इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस सवाल किए हैं उसी तरह से उसको कहेंगे, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा 3,200 रुपये। ठीक है जी। अब इस 3,200 में वो 60,000 जमा कर दें तो टोटल इनकम आ जाएगी उसकी। थर्ड वाला जी प्रॉपर्टी टैक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है जी, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है जी। अब कहते हैं कि ताहिरा के पास जो प्रॉपर्टी वर्थ है वो है 1,50,000 रुपये, और उसने टैक्स अदा करना है 5%, तो वो कितना टैक्स देगी? तो ऑब्वियसली इस 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये हो जाएगा। तो वो टैक्स अदा कर देगी 5% ऑफ 1,50,000। ओके। कस्टम ड्यूटी होती है जी, ये आपकी इम्पोर्ट्स पे लगती है या एक्सपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो वो कहते हैं कि उमर ने एक आर्टिकल मंगवाया जिसकी कीमत है 25,000 रुपये, और उस पर उसने कस्टम ड्यूटी दी है 1,250 रुपये। आपने परसेंटेज मालूम करनी है, तो हमारे पास परसेंटेज फाइंड करने का क्या फार्मूला है जी? जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है, जो हमने वैल्यू पे की है, वो पेड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो सेम हमारे पास ये क्वेश्चन है जी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो पेड वैल्यू है, ओवर में ये टोटल वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई 100 है, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई 5%। ठीक है। नंबर 5 पे आता है कमीशन। कमीशन इज़ द अमाउंट विच एन एजेंट टेक्स एज हिज शेयर इन मेकिंग ए डील ऑफ सेल और परचेज। द पर्सन हु प्रोवाइड हिज सर्विसेज फॉर दिस डील इज़ कॉल्ड एन एजेंट। अब जी ये एजेंट बंदा है जो कि सेलर और बायर के दरमियान डील करवाता है और उन दोनों से अपना कमीशन लेता है। ठीक है जी। अब ये एग्जांपल है जी हमारे पास। कहता है कि एक सेलर है, उसने अपनी जो बाइक है वो बेचनी है जी 50,000 रुपये में, और जो वो एजेंट है वो कहता है कि मैं आपकी ये बाइक बिकवा दूंगा 50,000 में, मुझे आपने 3% डिस्काउंट देना है, उसमें कमीशन देना है। ठीक हो गया जी। अब एक बायर आता है उसके पास, और बायर कहता है कि मुझे एक बाइक चाहिए 50,000 में, और वो जो एजेंट है वो कहता है मैं बाइक दिलवा दूंगा, आपने मुझको 3% डिस्काउंट देना है। इस सवाल में ये दो है। अच्छा जी। अब बाइक बिकी 50,000 में, 50,000 गए सेलर के पास। अब सेलर ने उसमें से जो 3% हुआ ना, वो 3% कितना बनता है जी? 1,500 रुपये। वो उसने उस 50,000 में से दे दिए एजेंट को, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना रह गया? 48,500। ठीक है जी। अब जो बायर है ना, बाइक ख़रीदने वाला, उसने 50,000 रुपये दे दिए सेलर को, क्योंकि उसने 50,000 में बाइक ख़रीद ली। अब उसने 3% अमाउंट एजेंट को भी देना है, तो 3% कितना? 1,500। तो वो 1,500 इजाफी भी देगा एजेंट को। ठीक है। तो उसका टोटल कितना गया जी? 51,500 गया।
अब एजेंट के पास कितना है, एजेंट ने इधर से 1500 लिया और दूसरी साइड से 1500 लिया, तो टोटल उसके पास 3000 आ गया। इस सवाल में यही पूछा गया कि आपने ये बताना है कि सेलर को कितने पैसे मिले, बायर ने कितने पैसे पे किए और एजेंट के पास कितने पैसे आए। ठीक है जी। उसके बाद है जी सेकंड पार्ट इसका, हाउ मच कमीशन डिड बिलाल गेट ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब गुड्स की जो कीमत है यानी कि चीज़ों की खरीदो फरोख्त करवाई है, बिलाल ने इतने रुपए की चीज़ें बेची हैं और उन पर उसको कितना कमीशन मिल रहा है, किस हिसाब से 7% कमीशन मिला है जी। अब वो 7% बनता कितना है, अब 7% ऑफ 2300 तो वो बनता है जी 161 रुपये। यानी कि अगर उसने इतने रुपए की सेल करवा दी है किसी शॉप की, तो उसको जो मालिक होगा उसकी तरफ से 7% कमीशन मिल जाएगा जी, और वो 7% 161 रुपये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलती हैं। कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ 45,000। यानी कि अगर किसी ने 45,000 की सेल करवाई है तो उसको कमीशन कितना मिलेगा। अब कमीशन का रेट क्या है जी, कि उसने जो पहली 20,000 रुपये की सेल करवाई ना, पहला जो 20,000 है उस पर उसको 6% कमीशन मिलेगा, और उसके बाद जो बाकी का 25,000 है उस पर उसको 5% कमीशन मिलेगा। अब जो पहला 20,000 है उसका 6% कितना बनता है, 1200, और जो बाद का 25,000 है उसका 5% कितना बनता है, 1250। तो टोटल कमीशन कितना होगा, 2450। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिस्काउंट। किसी भी चीज़ की असल कीमत पर दी जाने वाली छूट हमारे लिए डिस्काउंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप लोग गए किसी दुकान पे, आपने वहाँ से किताब ख़रीदी, किताब पर प्राइस लिखी होती है बहुत ज़्यादा। अब उस प्राइस के अकॉर्डिंग जो दुकानदार होता है वो आपको कुछ परसेंटेज लेस कर देता है कि हमने इतनी % आपको रायत करती है, तो वो आपके लिए डिस्काउंट बन जाता है। ठीक है। डिस्काउंट की दरअसल 2 टाइप्स हैं, एक है कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट। ये इनके डिफाइंस हैं, इनको भी सीखेंगे कब कौन सा डिस्काउंट अप्लाई होता है। उसके बाद ये हमारे पास इनवॉइस प्राइस, नेट प्राइस है, ये भी सीखेंगे ये कब अदा करने होते हैं, इनवॉइस प्राइस क्या होती है, नेट प्राइस क्या होती है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्रॉस प्राइस क्या है। देखें जी, ऐसी प्राइस जिस पर कोई डिस्काउंट नहीं लगा होता, ठीक है, यानी कि जो उस चीज़ की असल कीमत होती है या उस चीज़ पर वो नोट होती है, मार्क्ड होती है, वो उसकी ग्रॉस प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस होती है, या उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो डिस्काउंट लगता है वो लगता है ग्रॉस प्राइस पर, और उस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। सबसे पहला डिस्काउंट जो लगेगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो रकम बचेगी ना वो इनवॉइस प्राइस कहलाएगी, यानी कि आपने ग्रॉस प्राइस पे वो डिस्काउंट लगाया। अब ऑब्वियसली वो डिस्काउंट वाली रकम उससे माइनस करेंगे तो जो बाकी रकम बचेगी वही आपने अदा करनी है। तो वो देखें जी, ग्रॉस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट वाली रकम निकाली तो जो बाकी प्राइस बची वो इनवॉइस प्राइस है। अब इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 1,00,000 रुपये का सामान ख़रीदा है और उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट जो मिला वो 5% का मिला है, जो कि 1,00,000 रुपये का 5,000 बनता है। यहाँ से इनवॉइस प्राइस जो होगी वो 95,000 हो जाएगी, जो कि आपने अदा करनी है। ठीक है। अब इससे आगे ये भी हो सकता है कि सेलर की पॉलिसी हो कि अगर कोई एडवांस पेमेंट करता है या 7 दिन में या 10 दिन में पेमेंट करता है तो जल्द अदायगी पर मज़ीद 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहेंगे। कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पर अप्लाई होता है। अब देखें बच्चों, यहाँ पर आपकी जो इनवॉइस प्राइस आई थी वो थी 95,000 रुपये। तो अगर आप लोग जो ये 95,000 रुपये है जल्दी से, यानी कि एडवांस पेमेंट कर देते हैं इस 95,000 की, या आप लोग 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं या 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो वो दुकानदार हो सकता है आपको मज़ीद 2% डिस्काउंट दे दे, और 95,000 का 2% डिस्काउंट कितना बनता है जी, 1,900 रुपये बनता है। अब आपने जो इनवॉइस प्राइस थी ना 95,000, उसमें से वो 1,900 यानी कि वो कैश डिस्काउंट निकालना है, और बाद में आपके पास जो नेट प्राइस आ गई 93,100 रुपये, वो आपने अदा करनी है जी। ठीक है जी, वो आपकी नेट प्राइस कहलाएगी। अब यहाँ पर आपके पास ये 3 फार्मूलाज हैं। इनवॉइस प्राइस का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है और नेट प्राइस का फार्मूला याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ये फार्मूला है डिस्काउंट का। डिस्काउंट इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिस्काउंट। ये जो उसकी असल प्राइस या ग्रॉस प्राइस होगी, और ये हमारे पास जो उस पर डिस्काउंट मिला है, और बटा 100। ठीक है जी, ये हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 है जी, इसके 2 पार्ट्स हैं। कहते हैं कि आयशा ने 620 रुपये की किताबें खरीदी हैं और उस पर उसको 10% डिस्काउंट मिला, तो वो कितनी रकम अदा करेगी। देखें जी, 620 का 10% कितना बनता है,
वो 62 रुपये बनता है। तो 62 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो 620 में से 62 माइनस कर देंगे तो 558 रुपये वो अदा करेगी। अब दूसरा इसका जो पार्ट है उसमें कहते हैं कि खालिद ने 15 पैकेट्स ख़रीदे पेपर्स के और उसकी जो मार्केट प्राइस है वो है जी 120 रुपये। ठीक है, अगर उसको 13 सही 1/3% डिस्काउंट मिलता है और फिर उस पर 5% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो कितनी रकम पे करेगा। देखें जी, पहले तो हमें 13 सही 1/3% का बनाना पड़ेगा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी कम्प्लेक्स से, तो वो बनेंगे 40/3% ऑफ 120। 120 का 13 सही 1/3 था ना, तो अब ये कितना बनता है 40/3% ऑफ 120, वो बनता है जी 16 रुपये। तो उसको पहले 16 रुपये डिस्काउंट मिला, तो बाकी कितने रुपए बच गए जी 104 रुपये वो पे करेगा। अब उसको मज़ीद 104 रुपये पे 5% जो है वो मिल गया जी, क्या कहते हैं, डिस्काउंट मिल गया। तो इसको आप कैश डिस्काउंट कह सकते हैं। तो वो 104 का 5% कितना होता है जी 5.2 रुपये। तो अब इसका मतलब वो 104 रुपये के बजाय 98.80 रुपये जमा करवाएगा, यानी कि पे करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास परसेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। कहते हैं कि बिज़नेस में हमें परसेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से वास्ता पड़ता रहता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के जो बेस मार्क्स है, स्टार्टिंग मार्क्स हैं, वो 20 है पहले टेस्ट में, फिर वो दूसरे टेस्ट में 50 मार्क्स ले लेता है। ऑब्वियसली उसमें कितने मार्क्स का इजाफा हुआ है, 30 नंबर का इजाफा हुआ है। तो हमने फाइंड करना है कि इंक्रीमेंट में कितनी परसेंटेज हुई है। ठीक है, परसेंट इंक्रीज़ कितना हुआ है। तो फार्मूला है परसेंट इंक्रीज़ इक्वल इंक्रीमेंट ओवर बेस वैल्यू, जो कि उसकी बेस वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू थी 20 वो, और ज़रब 100%। तो इसको जब देखें इंक्रीमेंट कितने का हुआ था, 30 नंबर्स का इंक्रीमेंट हुआ, 30/20 ज़रब 100, तो ये आ गया 150%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, सिमिलरली अनदर केस, एक बच्चे के जो बेस वैल्यू है यानी कि स्टार्टिंग मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं, फिर वो 50 से डिक्रीज़ होकर दूसरे टेस्ट में 20 मार्क्स आते हैं, तो ऑब्वियसली उसके 30 मार्क्स का डिक्रीमेंट आया। ऐसे ही है, 30 नंबर उसके कम हो गए। तो अब आपने परसेंटेज डिक्रीज़ फाइंड करनी है, तो अब वही फार्मूला आपका ऊपर आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिक्रीमेंट, जहाँ पर इंक्रीमेंट था वहाँ पे डिक्रीमेंट आ जाएगा, वो 30 मार्क्स का। अब बेस वैल्यू देखें जी, पहले टेस्ट में 20 थी जो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू थी, और लेकिन दूसरे केस में कितनी है, 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस वैल्यू 50 आ जाएगी। 30/50 मल्टीप्लाई 100% इक्वल 60% हमारे पास आंसर आ गया। अब आपका ये सवाल बन सकता है, सर इंक्रीमेंट भी 30 नंबर का, डिक्रीमेंट भी 30 नंबर का, लेकिन इंक्रीमेंट में 150 का और डिक्रीमेंट में 60% का आ रहा आंसर। तो बच्चे ये वैल्यू डिपेंड करती है बेस वैल्यू पे, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू, पहला केस है इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर, 20 से इंक्रीज़ हो रहे हैं, 50 तक जा रहे हैं, तो 20 का 150% जो बनता है ना, वो बनता है 30 नंबर, यानी कि 150% इजाफा और 30 नंबर का इजाफा। आप देख सकते हैं इसको हल करके भी, 150% ऑफ 20, तो वो बनेगा 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 50% का 60% जो है ना, 50 मार्क्स का 60% जो आएगा वो 30 आएगा। आप इसको लिख सकते हैं 60% ऑफ 50, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 30 मार्क्स ही आएगा। तो ये बेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये जो आपके पास ये डिब्बे में नोट दिया गया ना, ये बॉक्स में, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये सारा केस है, और लास्ट पे उसने फार्मूला दिया है कि अगर परसेंट इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर एक्चुअल इंक्रीज़ और बटे में बेस वैल्यू, और अगर परसेंट डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर एक्चुअल डिक्रीज़ बटे में बेस वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ये था आज का लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।